और आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। अकोला में फिर एक बार से कोरोना का विस्फोट हुआ। मंगलवार को 17 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ अकोला में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 278 हो गई। पश्चिमी विदर्भ में अकोला इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वैसे तो पूरा देश ही इस खतरनाक वायरस से मुकाबला करता दिख रहा है, लेकिन जिस भाग में कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, वहां की स्थिति कुछ और ही है। पश्चिमी विदर्भ में अकोला जिला इन दिनों कोरोना संकट के लिए जाना जा रहा है। जिस तरह से यहां लगातार कोरोना के नए नए मामले बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अकोला में कोरोना वायरस जल्द ही तीसरा शतक लगा लेगा। कोरोना के रोकथाम के लिए सारी कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा। मंगलवार को अकोला में 17 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनमें 10 पुरुष व 7 महिलाएं हैं, जो शहर के भीम चौक, अकोटफैल, सोनटक्के प्लॉट, जूने शहर, सिंधी कैंप, मुजफ्फरनगर, लकड़गंज, आम्बेडकर नगर बस स्टैंड के पीछे, फिरदौस कॉलोनी, दगड़ी पुल, बैतपुरा, आदर्श कॉलोनी, सिंधी कैंप, अकोली बुद्रुक, गीता नगर, जुने शहर, हाजी नगर, अकोटफैल, VHB कॉलोनी, रतनलाल प्लॉट, मोमिनपुरा, ताजनापेट, रंगारहट्टी, बाड़ापुर के रहने वाले हैं। तो दूसरी ओर अच्छी बात यह है कि अकोला में 23 और लोग सफल उपचार के बाद कोरोना वायरस को हराकर जिंदगी की जंग में विजयी हुए हैं। कोरोना मुक्त होने वाले 23 लोगों को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज दिया गया। इनमें 8 लोग खैर मोहम्मद प्लॉट तो 3 आम्बेडकर नगर, जबकि रामनगर सिविल लाइंस के भी 3 लोग, जबकि अन्य ओल्ड आरशी प्लॉट, माड़ीपुरा, फिरदौस कॉलोनी, गोकुल कॉलोनी, तारफैल, भीमनगर, सराफा बाजार, जूनी शहर, पुलिस चौकी, अकोटफैल के रहने वाले हैं। अकोला में कोरोना के नए संक्रमितों के बढ़ने और कोरोना मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने के साथ अब अकोला में कुल संक्रमितों की संख्या 278 हो गई है। कोरोना मुक्त होकर घर जाने वालों की संख्या 144 है, तो 17 की मौत हो चुकी है, जबकि एक ने आत्महत्या की है। फिलहाल 116 लोगों पर उपचार शुरू है। मुंबई से वाशिम जिले में वापस लौटी महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब उसके परिवार के 5 और सदस्यों में भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। वाशिम जिले में भी कोरोना अब अपने संक्रमितों की संख्या बढ़ा रहा है। वाशिम जिले में पहला मरीज मेडशी गांव में सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से आए एक ट्रक चालक में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 15 मई को जिले के मालेगांव निवासी महिला के मुंबई लौटने के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन अलर्ट हो गई थी। वैसे भी मालेगांव के बहुत से लोग काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, जब काम बंद होने की वजह से वापस लौटने लगे हैं। मालेगांव की महिला भी ऐसे ही लौटी थी। उसके वापस आने के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर उसके परिवार के 6 लोगों की कोरोना टेस्ट करवाई गई थी, जिनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। अब इन सभी को उपचार के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वैसे अच्छी बात तो ये है कि ये परिवार वाशिम जिले में लौटने के बाद किसी के भी संपर्क में नहीं आया था, जिससे थोड़ी राहत जरूर है। वैसे परिवार के एक शख्स के सैंपल की रिपोर्ट अभी आने की है। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी कोरोना का प्रभाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। नागपुर में फिर से एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही नागपुर में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 374 पर पहुंच गई है। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तो कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा लाख के भी पार पहुंच चुका है। नागपुर में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को भी नागपुर में एक और शख्स में कोरोना का संक्रमण की पुष्टि हुई। इस नए मरीज के साथ नागपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 374 हो गई है। कोरोना संक्रमित ये शख्स शहर के नारा रोड के संतोषी नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये शख्स 2 दिन पहले ही मुंबई से एक टैंकर से आया था, जिसके बाद वो अपने घर न जाकर पहले मेयो अस्पताल गया और उसने कोरोना के टेस्ट करवाई। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले वो अपने घर गया था। इसी बीच मंगलवार को उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद मेयो के कोविड वार्ड में उसे भेज दिया गया और उपचार शुरू किया गया है। वर्धा में भी एक और शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही वर्धा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। वर्धा में भी कोरोना का संकट अब बढ़ रहा है। मंगलवार को एक और व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। नए संक्रमित के साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।
मंगलवार को जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई वो शख्स उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। वो अपने साथियों के साथ ट्रक से उत्तर प्रदेश जाने के लिए निकला था। इसी दौरान रविवार को वर्धा जिले के सारवाड़ी परिसर में ट्रक से उतरे थे। यहीं उसके एक साथी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस शख्स की सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जो मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वर्धा में अब तक 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से एक महिला की मौत हो चुकी है। जिन 6 लोगों का उपचार चल रहा है उसमें 3 वर्धा के रहने वाले हैं और 3 दूसरे जगह के रहने वाले हैं। अमरावती में एक और शख्स में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इस नए कोरोना संक्रमित के साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 112 हो गई। अमरावती में भी कोरोना का संक्रमण थोड़ी धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को भी अमरावती में कोरोना का नया संक्रमित मिला है। शहर में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके मसानगंज निवासी एक 45 वर्षीय शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना के इस नए मरीज के सामने आने के बाद अब अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे की एक युवती में वर्धा में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद धामनगांव में प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए कदम उठाए हैं। कोरोना संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार से 3 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और दवा की दुकानें शुरू रहेंगी। प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केलेलं आहे माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशान्वये, आणि तिथे आपण पूर्ण एरिया जो परिसर आहे त्याला प्रतिबंध क्षेत्र म्हणून सील केलेला आहे। तिच्या नागरिकांना आपण प्रतिबंध करताय बाहेर येणे जाणे येणे करण्यास। तसेच पोलिसांचे सुद्धा आपण तिथे बंदोबस्त लावलेला आहे। त्यानंतर तिथे आपण सॅनिटायझेशन व फवारणी वगैरे काल पूर्ण केलेली आहे। आज सुद्धा काही भागात फवारणी चालू आहे आपली तिथे, आणि जीवनावश्यक वस्तूचा जो पुरवठा आहे त्याची सुद्धा आपण तिथे व्यवस्था लावून देऊ। नागरिकांना तिथच्या नागरिकांना जे जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा आहे तो आपण तिथे सुरळीतपणे चालू ठेवू। लोकांना आपण इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केलेलं आहे, त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवलेलं आहे, आणि त्यांचा आज 20 तारखेला त्यांचा स्वॅब घेऊन अमरावतीला त्यांना पाठवू आपण स्वॅब घेण्यासाठी। त्याच्यानंतर त्यांचे रिपोर्ट जेव्हा आले तेव्हा मग त्यांना पुढील कारवाई करतो। सर्व प्रशासनाच्या सहकार्याने आपण 3 दिवसाचा जनता कर्फ्यू धामणगाव शहरामध्ये घोषित केलेला आहे, आणि त्याची आज अंमलबजावणी सुद्धा सुरू झालेली आहे। फक्त मेडिकल आणि दवाखाने सोडून की मेडिकल औषध दुकाने आणि दवाखाने सोडून बाकी सर्व आस्थापना अपन बंद ठेवलेले आहे, आणि जनतेचा सुद्धा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। जनतेने सुद्धा आपल्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला है। पिछले 3 दिनों में भंडारा जिले में कोरोना के 7 संक्रमित मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। खासकर रेड जोन वाले क्षेत्र से आने वाले लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने से जिला प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। अब प्रशासन से रेड जोन में आने वालों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वैसे भंडारा जिला प्रशासन से 9000 लोगों ने वापस अपने जिले में लौटने की अनुमति मांगी है। कोरोना सोबत कसं राहावं याची सवय लावून घेतली पाहिजे, की सामोरे कोरोना शक्यतो सहजासहजी जवळपास 6 ते 7 महिने तरी जाणार नाही किंवा शेवटपर्यंत राहील। जसे आपले HIV आणि TBचे रुग्ण राहतात तसंच आपल्याला ह्या कोरोनाच्या रुग्णासोबत राहावं लागेल। यांच्यासोबत राहून त्यांच्यासोबत मुकाबला करावा लागेल। त्याच्यासोबत फिजिकल डिस्टन्स, हँड वॉशिंग आणि स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाईन हे पाळणं फारच आवश्यक आहे। ते जर नाही पाळलं तर रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत राहील। तरी मी सर्व जनतेला आवाहन करतो की त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचा जास्तीत जास्त वापर करावा, फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग करावे, स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाईन राहावे, दुसऱ्याच्या सानिध्यात येऊ नये, इव्हन आपल्या परिवाराच्या सानिध्यात सुद्धा येऊ नये, जास्तीत जास्त दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा। ग्रीन झोनकडे वाटचाल करत असलेल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये गेल्या 3 दिवसात कोरोनाच्या 7 नव्या रुग्णांची या ठिकाणी नोंद झालेली आहे। मुंबई, पुणे, नाशिक या ठिकाणून आलेल्या लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आले होते, आणि काल दिवसभरामध्ये 5 लोकांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला आहे। त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची मोठी या ठिकाणी चिंता वाढलेली आहे। भंडारा जिल्हा हा सध्या हा ऑरेंज झोनमध्ये आहे, मात्र नागपूर जिल्हा हा रेड झोनमध्ये असेल किंवा इतर जिल्ह्यातील जे जिल्हे आहेत राज्यातले असे 11 रेड झोन जिल्हे आहेत। तिथं अडकलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील 9000 लोकांनी जिल्ह्यामध्ये येण्याकरता या ठिकाणी परवानगी मागितलेली आहे। मात्र भंडाराचे जिल्हाधिकारी यांनी इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलेलं आहे की अतिआवश्यक कामं असेल अशाच लोकांना फक्त या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये येऊ द्या। वेळेवरच जर भंडारा जिल्ह्यामध्ये बाहेरून येणाऱ्या लोकांना जर थांबवलं नाही तर या ठिकाणी नक्कीच कोरोनाच्या संख्येमध्ये अजून वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। हरीश मोडगरे, यूएसएन न्यूज़, भंडारा। लॉकडाउन के दौरान बुल्डाना जिले में गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री करने वाले शराब विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
प्रशासन की अनुमति के बगैर शराब की बिक्री करने वाले 15 शराब दुकानों का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया गया है। जिलाधिकारी सुमन चंद्रा द्वारा दी गई इस जानकारी से जिले में अब शराब विक्रेताओं में खलबली मच गई है। लॉकडाऊनच्या कार्यकाळामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील देशी विदेशी आणि वाईन शॉपमध्ये अवैधरित्या दारू विक्री केली जात आहे, अशी तक्रार खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट आकाश फुंडकर आणि माजी आमदार दिलीप कुमार सानंदा यांनी शासनाकडे केली होती। त्यानुसार संपूर्ण वाईन शॉप, पूर्ण जिल्ह्याच्या वाईन शॉप आणि देशी दारूच्या दुकानांची तपासणी करण्यात आली आणि यानंतर काल जिल्हाधिकारी डॉक्टर सुमन चंद्रा यांनी 15 दुकानांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केलेले आहेत। यामध्ये आपण माझ्या मागे पाहू शकता बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे गौरव बारा जे शासनाने रद्द केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांना लॉक करण्यात आलेलं आहे आणि असेच परवाने संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील काही कायमस्वरूपी रद्द, तर अनेकांना लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे। यामुळे संपूर्ण मद्य विक्री करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडालेली आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुलढाणा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This news break is sponsored by अंकुर सीड्स, विश्वासाचं प्रतीक। अंकुर सीड्स, विश्वासाचं प्रतीक। अंकुर 3028 BG2, वजनदार कापूस, जास्त उत्पादन, मध्यम व भारी जमिनीत हंगामी ओलीत तसंच कोरडवाहू करिता उपयुक्त। अंकुर 3224 BG2, अंकुर 3224 ची शानच न्यारी, मोठे वजनदार बोंड, उत्पादन भारी, उंच दणकट झाड, लांब फळफांद्या आणि 2 कांड्यातील अंतर कमी। अंकुर पुष्कर BG2, हिरव्यागार शेतात माळ बोंडांची हीच किमया अंकुर पुष्करची, विविध परिस्थितीतील लागवडीस योग्य। जय BG2, मोठे बोंड, सरस उत्पादन, भारी जमिनीत व मध्यम जमिनीत ओलीत तसंच कोरडवाहू करता उपयुक्त। अंकुर सीड्स, विश्वासाचं प्रतीक। मल्टीटास्कर के जमाने में मल्टीटास्किंग टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट इंटरनेट सॉल्यूशन UCN ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, स्पीड अप टू 1 Gbps, फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शन के लिए तुरंत SMS करें UCN स्पेस BB और भेज दीजिए 56677 पर, या कॉल करें 0712 6633 822 या फिर 900। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर एक बार। नागपुर शहर में मंगलवार को पुलिस प्रशासन के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सोमवार देर रात मेडिकल अस्पताल की लेबोरेटरी से 38 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसमें तहसील DB टीम के 5 कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के सदस्य और SRPF के संपर्क में आए उनके परिवार के सदस्यों का भी समावेश है। कोरोना की दस्तक शहर पुलिस दल में होते ही पूरा पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया था और तुरंत पॉजिटिव मिले कर्मचारियों के साथ उनके संपर्क में आए 62 पुलिस कर्मचारियों को उनके परिवारों सहित क्वारंटीन किया गया था। इन सब के स्वाब लेकर उन्हें जांच के लिए भी भेजा गया था। सोमवार देर रात मेडिकल की जांच लेबोरेटरी से 38 नमूने नेगेटिव मिले हैं, जिसमें तहसील DB टीम के 5 कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्यों सहित SRPF के परिवार के सदस्यों का भी समावेश है।
हालांकि कोरोना जांच की ये पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगर 10 दिनों तक उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है तो उसके बाद नए नियमों के द्वारा उन्हें छुट्टी दी जा सकेगी। हालांकि अब भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के कुल 141 लोग क्वारंटीन हैं, जिसमें अधिकांश की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी छुट्टी का इंतजार वो कर रहे हैं। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाले वाहनों की दुर्घटना की खबरें देश भर से सामने आ रही हैं। यवतमाल जिले के आर्नी तहसील में मजदूरों को लेकर जा रही एसटी बस और टिप्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 प्रवासियों की मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हुए हैं। कोरोना अलग अलग तरीकों से लोगों की जिंदगी में मुश्किल पैदा कर रहा है। एक और लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है, तो अब इन मजदूरों को अपने घर वापस जाने की भी चिंता है। काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद कुछ मजदूरों को सरकार के प्रयास से उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। ऐसे ही झारखंड के रहने वाले मजदूरों को लेकर सोलापुर से एसटी बस रवाना हुई, लेकिन किसको पता था कि ये बस झारखंड तो दूर महाराष्ट्र में ही हादसे का शिकार हो जाएगी। बीच सफर में ही यवतमाल जिले के आर्नी तहसील के कोलवन गांव के नजदीक इस बस की एक टिप्पर से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि बस में सवार 4 मजदूरों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जबकि बस में सवार करीब 2 दर्जन मजदूर जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जख्मी मजदूरों को यवतमाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना तो 5 बजे भोरे का है, लेकिन चले हैं 4-5 बजे दिन भर सोलापुर पुल से चले हैं, ब्रिज पुल जो है उसी जगह से बैठे 23-24 आदमी तक रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का रहे और लेडीज और झारखंड का, और हम लोग 3 आदमी मध्य प्रदेश से एमपी के रहने वाले। 4 आदमी खत्म हो गए हैं। ड्राइवर जो गाड़ी चलाता था और एक लेडीज 2, एक पुरुष। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मजदूरों को छोड़कर हैदराबाद लौट रहा ट्रक नागपुर के वाठोड़ा में दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। ट्रक क्रमांक TS30T6022 चालक पोमपल्ली नागराजू और क्लीनर जिल्लोजू के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मजदूरों को छोड़कर हैदराबाद लौट रहा था। तभी सोमवार सुबह वाठोड़ा के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर ये ट्रक आंध्र प्रदेश से गोरखपुर गया था। वहां से ट्रक खाली कर ये लोग हैदराबाद के लिए वापस जा रहे थे। तभी वाठोड़ा क्षेत्र के रिंग रोड पर विनीत ढाबे के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर पोमपल्ली की मौत हो गई। वो आंध्र प्रदेश के वन्नालीपुरम का रहने वाला था। तो वहीं इस हादसे में क्लीनर गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। अकोला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से पुलिस भी अब इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से खुद को नहीं बचा पा रही है। अकोला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमोघ गावकर ने नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करने की अपील की है। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी इस वायरस से खुद को बचाए रखने के लिए ड्यूटी के साथ साथ सतर्क रहने की सलाह दी है। अभी ये देखो ना, मैं बिल्कुल पास में आके खड़ा हूँ और क्या करना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि हम अभी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो दवाखाना है उसमें शुगर भी फ्री में चेक करवा दे रहे हैं। हम अगर शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, उसको 1 महीने की दवाई भी फ्री में दे रहे हैं। बीमारी छुपाने से बीमारी अच्छी नहीं होगी। बीमारी का हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो ऐसा कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अकोला शहरात करोनाबाधित रुग्णालयातून घरी गेल्याच्या नंतर माझ्याकडे अनेक स्वरूपाच्या चर्चा आणि तक्रारी आल्या की आजूबाजूचे लोक त्यांच्याशी वर्तणूक नीट करत नाही किंवा त्यांच्याशी संबंध ठेवत नाही। त्यामुळे खास करून बापूनगरमध्ये जिथे सफाई कर्मचारी राहतात तिथे मी स्वतः काल गेलो, संबंधित सगळ्या नागरिकांशी चर्चा केली, त्यांना या सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या। पण कुठलीही गोष्ट समजून सांगून पूर्ण होत नाही, तर त्याच्यासाठी स्वतः आपण कृती करायला पाहिजे। म्हणून मी स्वतः त्यांच्या घरात जाऊन त्यांच्या घरात त्यांच्याबरोबर बसलो आणि त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांमध्ये निश्चितपणे याच्याबद्दल संभ्रम दूर व्हायला मदत होते। माझं नागरिकांना आव्हान आहे की कोरोनाबाधित पेशंटशी असं वर्तणूक करू नका। आपल्याला कोरोनाशी लढायचं आहे, कोरोनाच्या रुग्णाशी नाही। मुझे कोरोना हो गया था, कोरोना बीमारी, तो मेरा सरकारी दवाखाने में इलाज पानी हुआ। फिर मेरी छुट्टी हुई, लोग मुझसे बहुत मतभेद कर रहे थे, डर रहे थे।
तो अपने आयुक्त साहब आए, कमिश्नर साहब अपने महानगर पालिका से, उन्होंने वो दूरियों को मतभेद की दूरियों को दूर किया, हमारे मोहल्ले वाले को समझाया, मेरे घर आके पानी वगैरह पिए उन्होंने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उन्होंने हमारी पगार पानी करे और हमारी मदद करे। उन्होंने इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूँ। नागपुर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेश के बाद मंगलवार से प्रसिद्ध मार्केट सब्जी बाजार को शुरू करने के बीच कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते बंद करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ शर्तों और नियमों को लागू करने के साथ ही फिर से इस बाजार को चालू किया गया है। हालांकि बाजार में चिल्लर सब्जियों को खरीदने में पाबंदी है, साथ ही प्रत्येक दुकानदार को सप्ताह में 1 दिन ही अपनी दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। आता सकाळी 4 वाजता उघडा म्हणते, 4 वाजता उघडायचं, 9 वाजता 8 वाजता बंद करायचं, त्याच्यानंतर नाही। गिराईक तर होते म्हणा, विकणेवाले माल घेऊन जाते विकायले, ते लोक जास्त गर्दी होती इथं सकाळी 4 वाजताचे 8 वाजेपर्यंत, 4 वाजतापासून 8 वाजेपर्यंत एंट्री आहे। आवक तर एवढी पुष्कळ भरपूर आहे, ज्याचं हॉटेलवाल्याने बंद आहे म्हणून भाजीपाला एवढं स्वस्त आहे, तरी जे वस्तू ह्या टायमाला 80 रुपये 100 रुपये किलो विकणारी वस्तू आता 20 रुपये 30 रुपये 40 आणि 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो विकत आहे, आणि पुष्कळ भाजीपाला स्वस्त आहे, आणि त्यांची वेल्यू नाही। या टायमाला जो लग्न राहते, जे वांगी आहे 20 रुपये। नागरिकांमध्ये दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येते की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे। कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका। आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत। माझ्यामार्फत जे ऑर्डर 17 मेला काढलेले आहेत ते अजूनही लागू आहेत। नागपूर शहरामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये 3 डेथ्स झालेल्या आहेत, त्या कोरोनाबाधित आहेत। आपल्याकडे अजूनही हॉटस्पॉट आहे, ज्याच्यामधून अनेक केसेस येत आहेत, आणि त्यामुळे अनेक लोकांना क्वारंटाईन करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणं पण चालू आहे। आजच्या ज्या शासनाने ऑर्डर काढल्या आहेत त्याच्यामधून जरी रेड झोनमधून आपलं नाव नसेल, परंतु ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निर्देशांसामोर दिली जाईल, आणि हे जे आदेश आहे ते 22 तारखेच्या अगोदर इम्प्लिमेंटेशन नाही आहेत, म्हणून 22 तारखेपर्यंत आहे ती स्थिती यथास्थितीत चालू राहणार आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही। त्यामुळे कुणीही घराच्या बाहेर अनावश्यक पडू नये, आणि ज्यांना परमिशन दिले त्याच ॲक्टिव्हिटी चालू राहतील। त्या व्यतिरिक्त जर ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर त्यांच्यावरती डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आणि एपिडेमिक ॲक्टनुसार आणि त्याचबरोबर IPC नुसार कारवाई केली जाईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी। 22 तारखेपर्यंत माझ्यामार्फत, माझ्या कार्यालयामार्फत वेगळे आदेश निर्गमित केले जातील, आणि त्या आदेश पुढे पालन करायचं आहे। म्हणून सद्यस्थितीत 22 तारखेपर्यंत आहे तेच आदेश लागू आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल नाही, याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि त्याचं तंतोतंत पालन करावं, जेणेकरून कायमस्वरूपी आपण नागपूर रेड झोनमधून बाहेर काढता येईल। नागरिकांमध्ये, दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येते की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे। कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका। आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत। नागरिकांमध्ये, दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येते की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे। कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका। आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत। माझ्यामार्फत जे ऑर्डर 17 मेला काढलेले आहेत ते अजूनही लागू आहेत। नागपूर शहरामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये 3 डेथ्स झालेल्या आहेत, त्या कोरोनाबाधित आहेत। आपल्याकडे अजूनही हॉटस्पॉट आहे, ज्याच्यामधून अनेक केसेस येत आहेत, आणि त्यामुळे अनेक लोकांना क्वारंटाईन करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणं पण चालू आहे। आजच्या ज्या शासनाने ऑर्डर काढल्या आहेत त्याच्यामधून जरी रेड झोनमधून आपलं नाव नसेल, परंतु ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निर्देशांसामोर दिली जाईल, आणि हे जे आदेश आहे ते 22 तारखेच्या अगोदर इम्प्लिमेंटेशन नाही आहेत, म्हणून 22 तारखेपर्यंत आहे ती स्थिती यथास्थितीत चालू राहणार आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही। त्यामुळे कुणीही घराच्या बाहेर अनावश्यक पडू नये, आणि ज्यांना परमिशन दिले त्याच ॲक्टिव्हिटी चालू राहतील। त्या व्यतिरिक्त जर ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर त्यांच्यावरती डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आणि एपिडेमिक ॲक्टनुसार
आणि त्याचबरोबर IPC नुसार कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 22 तारखेपर्यंत माझ्यामार्फत, माझ्या कार्यालयामार्फत वेगळे आदेश निर्गमित केले जातील आणि त्या आदेश पुढे पालन करायचं आहे. म्हणून सद्यस्थितीत 22 तारखेपर्यंत आहे तेच आदेश लागू आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल नाही याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि त्याचं तंतोतंत पालन करावं, जेणेकरून कायमस्वरूपी आपण नागपूर रेड झोनमधून बाहेर काढता येईल. नागरिकांमध्ये, दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येतं आहे की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे. कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका. आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत. माझ्यामार्फत जे ऑर्डर 17 मेला काढलेले आहेत ते अजूनही लागू आहे. नागपूर शहरामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये 3 डेथ्स झालेल्या आहेत, त्या कोरोनाबाधित आहेत. आपल्याकडे अजूनही हॉटस्पॉट आहे ज्याच्यामधून अनेक केसेस येत आहेत आणि त्यामुळे अनेक लोकांना क्वारंटाईन करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणं पण चालू आहे. आजच्या ज्या शासनाने ऑर्डर काढल्या आहे त्याच्यामधून जरी रेड झोनमधून आपलं नाव नसेल, परंतु ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निर्देशांस आणून दिली जाईल. आणि हे जे आदेश आहे ते 22 तारखेच्या अगोदर इम्प्लिमेंटेशन नाही आहे, म्हणून 22 तारखेपर्यंत आहे ती स्थिती यथास्थितीत चालू राहणार आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे कुणीही घराच्या बाहेर अनावश्यक पडू नये आणि ज्यांना परमिशन दिले त्याच ॲक्टिव्हिटी चालू राहतील. त्या व्यतिरिक्त जर ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर त्यांच्यावरती डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आणि एपिडेमिक ॲक्टनुसार आणि त्याचबरोबर IPC नुसार कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 22 तारखेपर्यंत माझ्यामार्फत, माझ्या कार्यालयामार्फत वेगळे आदेश निर्गमित केले जातील आणि त्या आदेश पुढे पालन करायचं आहे. म्हणून सद्यस्थितीत 22 तारखेपर्यंत आहे तेच आदेश लागू आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल नाही याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि त्याचं तंतोतंत पालन करावं, जेणेकरून कायमस्वरूपी आपण नागपूर रेड झोनमधून बाहेर काढता येईल. नागरिकांमध्ये, दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येतं आहे की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे. कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका. आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत. माझ्यामार्फत जे ऑर्डर 17 मेला काढलेले आहेत ते अजूनही लागू आहेत. नागपूर शहरामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये 3 डेथ्स झालेल्या आहेत, त्या कोरोनाबाधित आहेत. आपल्याकडे अजूनही हॉटस्पॉट आहे ज्याच्यामधून अनेक केसेस येत आहेत आणि त्यामुळे अनेक लोकांना क्वारंटाईन करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणं पण चालू आहे. आजच्या ज्या शासनाने ऑर्डर काढल्या आहे त्याच्यामधून जरी रेड झोनमधून आपलं नाव नसेल, परंतु ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निर्देशांस आणून दिली जाईल. आणि हे जे आदेश आहे ते 22 तारखेच्या अगोदर इम्प्लिमेंटेशन नाही आहे, म्हणून 22 तारखेपर्यंत आहे ती स्थिती यथास्थितीत चालू राहणार आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे कुणीही घराच्या बाहेर अनावश्यक पडू नये आणि ज्यांना परमिशन दिले त्याच ॲक्टिव्हिटी चालू राहतील. त्या व्यतिरिक्त जर ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर त्यांच्यावरती डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आणि एपिडेमिक ॲक्टनुसार आणि त्याचबरोबर IPC नुसार कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 22 तारखेपर्यंत माझ्यामार्फत, माझ्या कार्यालयामार्फत वेगळे आदेश निर्गमित केले जातील आणि त्या आदेश पुढे पालन करायचं आहे. म्हणून सद्यस्थितीत 22 तारखेपर्यंत आहे तेच आदेश लागू आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल नाही याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि त्याचं तंतोतंत पालन करावं, जेणेकरून कायमस्वरूपी आपण नागपूर रेड झोनमधून बाहेर काढता येईल. नागरिकांमध्ये, दुकानदारांमध्ये असा संभ्रम झाल्याचं दिसून येतं आहे की आपल्याला नागपूरमध्ये सगळ्या नागरिकांना, दुकानदारांना, व्यावसायिकांना पूर्णपणे मुभा भेटलेली आहे. कृपया करून अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवेवरती विश्वास ठेवू नका. आपण अजूनही रेड झोनमध्येच आहोत. माझ्यामार्फत जे ऑर्डर 17 मेला काढलेले आहेत ते अजूनही लागू आहेत. नागपूर शहरामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये 3 डेथ्स झालेल्या आहेत, त्या कोरोनाबाधित आहेत. आपल्याकडे अजूनही हॉटस्पॉट आहे ज्याच्यामधून अनेक केसेस येत आहेत
आणि त्यामुळे अनेक लोकांना क्वारंटाईन करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणं पण चालू आहे. आजच्या ज्या शासनाने ऑर्डर काढल्या आहे त्याच्यामधून जरी रेड झोनमधून आपलं नाव नसेल, परंतु ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निर्देशांस आणून दिली जाईल. आणि हे जे आदेश आहे ते 22 तारखेच्या अगोदर इम्प्लिमेंटेशन नाही आहेत, म्हणून 22 तारखेपर्यंत आहे ती स्थिती यथास्थितीत चालू राहणार आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे कुणीही घराच्या बाहेर अनावश्यक पडू नये आणि ज्यांना परमिशन दिले त्याच ॲक्टिव्हिटी चालू राहतील. त्या व्यतिरिक्त जर ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर त्यांच्यावरती डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट आणि एपिडेमिक ॲक्टनुसार आणि त्याचबरोबर IPC नुसार कारवाई केली जाईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 22 तारखेपर्यंत माझ्या कार्यालयामार्फत